अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं मोहम्मद मुजिबुद्दीन आप तमाम का इस वीडियो लेसन में खैर मकदम करता हूं। आज के इस वीडियो लेसन में हम बात करेंगे प्रीनेटल स्टेज के बारे में। इसके साथ साथ आज हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, उसके साथ साथ प्रीवियस टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट में आए हुए क्वेश्चंस के बारे में भी बात करेंगे। आज के इस वीडियो लेसन में हम प्रीवियस एग्जाम्स में पूछे गए सवालों के ताल्लुक से भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक प्रीनेटल स्टेज। डियर फ्रेंड्स, क्या आप जानते हैं कि डेवलपमेंट का प्रोसेस कब से होता है, यानी नशोनुमा की शुरुआत कब से होती है, किस स्टेज से नशोनुमा की शुरुआत होती है, वो कौन सा मरहला है जब से नशोनुमा का अमल शुरू होता है, ये प्रोसेस शुरू होता है। नशोनुमा की शुरुआत प्रीनेटल स्टेज से होती है। इनफरादी नशोनुमा बच्चे की कब से होती है? प्रीनेटल स्टेज से बच्चे की नशोनुमा शुरू होती है। ये वो स्टेज होता है जहाँ पर एक बच्चा कंसीव हुआ है और जब तक वो बर्थ नहीं ले लेता, यानी जब तक वो माँ के रहम में होता है, इसको हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। डियर फ्रेंड, जैसा कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट का प्रोसेस वूम टू टूम होता है, ठीक है, राइट। ये प्रीनेटल स्टेज यानी कि जब बच्चा माँ के रहम में होता है, इस स्टेज में, इस दौर में, इस मरहले में, ये जो मरहला होता है, ये दौर अमूमन 40 हफ्ते का होता है, यानी कि 40 वीक्स का होता है अमूमन। इस स्टेज पर बहुत सारे अवामिल को ध्यान में रखना चाहिए। इस स्टेज में क्या करना चाहिए? माँ को अच्छा माहौल देना चाहिए, हेल्दी डाइट देना चाहिए, माँ को हैप्पी रखने की कोशिश करना चाहिए, ठीक है, अच्छी गुफ्तगू करना चाहिए। डियर फ्रेंड्स, पैदाइश से पहले का मरहला जिसे प्रीनेटल स्टेज कहते हैं, हमल से लेकर पैदाइश तक का ज़माना होता है। इस ज़माने को, इस पीरियड को, इस स्टेज को, इस मरहले को प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। पैदाइश से पहले का मरहला कहलाता है। इसकी मुद्दत उमूमन 40 हफ्ते होती है, राइट। जेनेटिक ब्लूप्रिंट गाइड्स आवर डेवलपमेंट ड्यूरिंग द prenatal period and after birth. Both genetic and environmental factors affect our development during different periods of prenatal stage. डियर फ्रेंड्स, हमल से लेकर पैदाइश तक का ज़माना प्रीनेटल स्टेज या पैदाइश से पहले का मरहला कहलाता है। इसकी मुद्दत उमूमन 40 हफ्ता होती है। अब तक आप ये बात समझ चुके हैं। हमारी नशोनुमा का खाका हमारे तनासुली खलिए तैयार करते हैं। हमारी नशोनुमा यानी डेवलपमेंट का खाका हमारे तनासुली खलिए तैयार करते हैं। ख़ास तौर से पैदाइश से पहले माँ के पेट में और पैदाइश के बाद भी। इंसान की पैदाइश से पहले के दौर में होने वाली नशोनुमा भी तनासुली और माहौलियाती अनासिर से मुतासिर होती है। इंसान की पैदाइश से पहले के दौर में, यानी कि बर्थ से पहले के दौर में होने वाली नशोनुमा भी, यानी कि जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है, वो भी तनासुली और माहौलियाती अनासिर से मुतासिर होती है, राइट। दौरान हमल ख़ास तौर से मादरी खुसूसियात यानी कि मदर कैरेक्टरिस्टिक्स का रोल नुमाया होता है। वूम के टाइम पर, यानी कि दौरान हमल के टाइम पर माँ की जो खुसूसियात हुई है, मादरी खुसूसियात यानी कि मदर कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं, उनका रोल नुमाया होता है। जैसा माँ की उम्र, इसकी ग़िज़ा से माँ और बच्चे को मिलने वाली क़ुव्वत और माँ की जज्बाती हालत वगैरह। अगर माँ को कोई बीमारी हो तो वो उस दौर में बच्चे को बहुत ज़्यादा मुतासिर करती है। मसलन रुबेला, HIV और आज़ाद तनासुल की बीमारियां नौमौलूद बच्चे पर सीधे तौर पर असरअंदाज होती हैं। दौरान हमल होने वाली नशोनुमा के लिए एक और बहुत बड़ा ख़तरा है जिनीन का गैर तबई शक्ल या जसामत में ढल जाना। ये ऐसे माहौलियाती अनासिर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जो रहम मादर में पल रहे बच्चे के अंदर गैर मुतवाज़न नशोनुमा पैदा करते हैं और नतीजे में या तो अजीबुल खिलकत बच्चे पैदा होते हैं या इनकी मौत हो जाती है। इनको अंग्रेज़ी में टेराटोजेंस कहा जाता है। डियर फ्रेंड्स, टेराटोजेंस वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बच्चे की मौत भी हो सकती है या अजीब किस्म के बच्चे पैदा हो सकते हैं, राइट, जिनके अंदर डिसेबिलिटीज़ हो सकती है। डियर फ्रेंड्स, टेराटोजेंस होता है जो बहुत अहम होता है। इन 40 हफ्तों में टेराटोजेंस बहुत अहम रोल अदा करते हैं, ठीक है। ये जो माहौलियाती अवामिल होते हैं, ये जो माहौलियाती अवामिल यानी कि इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं, इनकी वजह से परमानेंट डिसेबिलिटीज़ बच्चे के अंदर हो सकती है, आई बात समझ में, या बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है, ठीक है। इनमें उमूमन नशा आवर मादे या दवाएँ, आलूदगी या फिर छूत की बीमारियाँ शामिल हैं। टेराटोजेंस क्या है? इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से क्या होता है, परमानेंट डिसेबिलिटीज आ सकती है या बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है, राइट। दौरान हमल औरतों का नशा आवर दवाओं
हेरोइन या कोकीन वगैरह शराब या तंबाकू का इस्तेमाल इनके बच्चे पर मनफी असरात मुरतब करता है और गैर कुदरती नशोनुमा को बढ़ावा देता है। तबियाती शुआएँ यानी कि रेडिएशन जैसे एक्सरे वगैरह या फिर कारखानों से निकलने वाले कीमियाई मादे जो धुएँ या फुजले की शक्ल में आसपास फैल जाते हैं, इस दौर में बच्चे की नशोनुमा को ना सिर्फ मुतासिर करते हैं बल्कि इसके तनासुली खलियों को तब्दील भी कर देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड, पारा या फिर दूसरे माहौलियाती आलूदगी के लिए ज़िम्मेदार मादे रहम मादर में बच्चे के लिए एक संगीन ख़तरा हैं। खुलासे कलाम ये है कि प्रीनेटल स्टेज ये वो स्टेज होता है जो उमूमन 40 हफ्तों का होता है, राइट। ये वो स्टेज होता है जहाँ पर एक बच्चा कंसीव हुआ है और जब तक वो बर्थ नहीं ले लेता यानी जब तक वो माँ के रहम में होता है, इसको हम प्रीनेटल स्टेज कहते हैं। डियर फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट यानी कि नशोनुमा का अमल क्या है, एक मुसलसल चलने वाला अमल है। ये वूम टू टूम चलता है यानी कि मादर रहम से लेकर ख़बर तक चलता है, राइट। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो लेसन पसंद आएगा। अब हम बढ़ते हैं हमारे प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो चलिए शुरू करते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चंस। डियर फ्रेंड्स, बढ़ते हैं हमारे पहले सवाल की तरफ। हमारा पहला सवाल है आज का, हमल से लेकर पैदाइश तक का ज़माना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए प्रीनेटाल पैदाइश से पहले का मरहला, ऑप्शन बी पैदाइश के बाद का मरहला, ऑप्शन सी शीरखोरगी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। राइट, सोचिए, सोच के बोलिए। राइट, वेरी गुड। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया था कि हमल से लेकर पैदाइश तक का ज़माना क्या कहलाता है? प्रीनेटाल स्टेज यानी कि पैदाइश से पहले का मरहला कहलाता है, जो लगभग 40 हफ्तों का यानी कि एक अंदाजे के मुताबिक 40 हफ्तों का, उमूमन 40 हफ्तों का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, प्रीनेटाल पैदाइश से पहले का मरहला उमूमन कितनी मुद्दत तक का होता है? उमूमन कितनी मुद्दत तक होता है? ऑप्शन ए 40 वीक्स, ऑप्शन बी 20 वीक्स, ऑप्शन सी 60 वीक्स, ऑप्शन डी 80 वीक्स। 40 हफ्ते, 20 हफ्ते, 60 हफ्ते, 80 हफ्ते। सोचिए, सोच के बोलिए। अभी हमने उसके बारे में बात की थी। राइट, सही जवाब है ऑप्शन ए 40 वीक्स यानी कि 40 हफ्ते। प्रीनेटाल स्टेज यानी कि पैदाइश से पहले का मरहला जो होता है ये 40 उमूमन 40 हफ्तों का होता है। चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल है, दौरान हमल होने वाली नशोनुमा के लिए एक बहुत बड़ा ख़तरा है जीन का गैर तबी शक्ल या जसामत में ढल जाना। ये ऐसे माहौलियाती अनासिर हैं जो रहम मादर में पल रहे बच्चे के अंदर गैर मतवाज़न नशोनुमा पैदा करते हैं और नतीजे में या तो अजीबुल खिलकत बच्चे पैदा होते हैं या इनकी मौत हो जाती है। इनको क्या कहते हैं? ऑप्शन ए टेराटोजेंस, ऑप्शन बी प्रॉक्सिमोडिस्टल, ऑप्शन सी सेफालोकोडल, ऑप्शन डी लॉ ऑफ वेरिएशन। डियर फ्रेंड्स, इसको समझने के लिए हम नीचे से आते हैं। ऑप्शन डी के बारे में पहले बात करते हैं। ऑप्शन डी क्या है? लॉ ऑफ वेरिएशन। लॉ ऑफ वेरिएशन का ताल्लुक तवारुस के कानून से है, राइट। तो इसका ताल्लुक तवारुस के कानून से, लिहाजा ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी और बी का ताल्लुक नमू के उसूलों से। सेफालोकोडल क्या है? यानी कि बच्चे का पहले सर डेवलप होता है, यानी कि उसके बाद वो डेवलपमेंट सर से शुरू होकर पैर पे आके ख़त्म होता है, यानी कि हेड टू टो होता है। हेड टू टो जो डायरेक्शन में जो बच्चे की जो ग्रोथ होती है इसको सेफालोकोडल कहते हैं। लिहाजा इसका ताल्लुक, हमारे सवाल का ताल्लुक सेफालोकोडल से भी नहीं है। राइट, बढ़ते हैं आप ऊपर। नेक्स्ट ऑप्शन है बी प्रॉक्सिमोडिस्टल। प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या है? प्रॉक्सिमोडिस्टल ये नमू का वो उसूल है जो ये बताता है कि बच्चे की जो नशोनुमा होती है वो मरकज़ से पेरीफेरी यानी कि एक्सट्रीम्स की तरफ यानी कि बाहर की तरफ होती है। तो इसका ताल्लुक भी ऊपर के सवाल से मिलता हुआ नहीं नजर आ रहा है। लिहाजा हम ऑप्शन ए क्या है? टेराटोजेंस। यस, करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए टेराटोजेंस, क्योंकि अभी हमने डिस्कस किया है टेराटोजेंस क्या है। टेराटोजेंस वो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, वो माहौलियाती अवामिल हैं जो क्या करते हैं बच्चे को, यानी कि जब बच्चा कंसीव करते हुए माँ के रहम में रहता है तब उस पर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से बच्चे की मौत भी वाक़ई हो सकती है, या अजीब किस्म के बच्चे पैदा हो सकते हैं, या परमानेंट डिसेबिलिटी के बच्चे भी पैदा हो सकते हैं, या उनके अंदर जो अबनॉर्मलिटीज़ होती हैं उनके साथ बच्चा पैदा हो सकता है। इसको टेराटोजेंस कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है, मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड सानवी बचपन का दौर होता है। डियर फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये प्रीवियस एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। चलिए इसके बारे में बात करते हैं। राइट, क्या है? मिडिल एंड लेट चाइल्डहुड यानी कि सानवी बचपन, दरमियानी या सानवी बचपन भी इसे कहते हैं। चलिए, ऑप्शन ए है 6 साल तक, 11 साल तक, ऑप्शन बी है 10 साल से शुरू होता है, ऑप्शन सी है पैदाइश से 2 साल तक, ऑप्शन डी है 2 साल तक 6 साल। डियर फ्रेंड्स, हम नीचे से आते हैं। ऑप्शन डी क्या है? 2 से 6 साल, 2 to 6 ईयर का जो एज ग्रुप होता है इसको कहते हैं अर्ली चाइल्डहुड, यानी कि
इब्तदाई बचपन, राइट। तो ये इब्तदाई बचपन है, लिहाजा ऑप्शन डी तो नहीं हो सकता। ऑप्शन सी क्या है, पैदाइश से 2 साल। पैदाइश से 2 साल का जो टाइम पीरियड होता है इसको कहते हैं इन्फेंसी, यानी कि शीर कौरगी, लेकिन ये इसका ताल्लुक हमारे सवाल से नहीं है, लिहाजा ऑप्शन सी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बी क्या है, 10 साल से शुरू होता है, 10 साल से शुरू, इसका ताल्लुक भी हमारे क्वेश्चन से नहीं है, लिहाजा ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता, राइट, ये भी रिलेवेंट नहीं है। ऑप्शन ए क्या है, 6 से 11 साल तक का। डियर फ्रेंड्स, 6 से 11 साल, बाज़ जगह 6 से 11 साल का टाइम पीरियड को लेटर चाइल्डहुड कहते हैं या सानवी बचपन कहते हैं, या बाज़ बुक्स में 6 से 12 साल का टाइम पीरियड भी देता है, वैसी सूरत में भी उसको क्या कहते हैं हम, सानवी बचपन या लेटर चाइल्डहुड का टाइम पीरियड या मरहला कहते हैं। ये स्टेज जो होता है, लेटर चाइल्डहुड का जो स्टेज होता है यानी सानवी बचपन का जो स्टेज होता है, ये 6 to 12 ईयर्स का होता है, यानी कि 6 से 12 साल का होता है। यहाँ पर सवाल में हमको 11 साल दिया गया है, ऑप्शन यहाँ हमको 6 से 11 साल का ऑप्शन में बताया गया है टाइम पीरियड, तो लिहाजा हम इसके साथ इसको सेलेक्ट कर सकते हैं डियर फ्रेंड्स। तो लिहाजा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 6 से 11 साल तक का। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है, ज़बान की नशोनुमा के लिए इब्तदाई बचपन अर्ली चाइल्डहुड का दौर होता है। डियर फ्रेंड्स, ज़बान की नशोनुमा के लिए इब्तदाई बचपन यानी अर्ली चाइल्डहुड का दौर डैश होता है। ऑप्शन ए, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं होता है। ऑप्शन बी है, गैर अहम होता है। ऑप्शन सी है, हसास सेंसिटिव होता है। ऑप्शन डी है, न्यूट्रल। राइट, सोचिए, सोच कर बोलिए। राइट, ऑप्शन ए क्या है, बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल नहीं होता, बिल्कुल बेकार बात है, ये ऑप्शन ए तो हो ही नहीं सकता। ऑप्शन बी क्या है, गैर अहम होता है, ये भी बेकार बात है, ऑप्शन बी भी नहीं हो सकता। ऑप्शन डी क्या है, न्यूट्रल, न्यूट्रल होता है, नहीं, न्यूट्रल भी नहीं होता। ऑप्शन सी क्या है, हसास सेंसिटिव होता है, बिल्कुल ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। डियर फ्रेंड्स, अभी जो हमने क्वेश्चन किया है वो प्रीवियस एग्जाम्स में पूछा सो सवाल है, लिहाजा आप उसको ज़रा अहमियत दें। राइट, अगला सवाल लिखते हैं, फैमिली प्लेस डैश रोल इन सोशलाइजेशन ऑफ द चाइल्ड, यानी कि ख़ानदान बच्चे की समाजी नशोनुमा में डैश रोल अदा करता है। राइट, ऑप्शन ए, नॉट सो इम्पोर्टेंट। ऑप्शन बी, एक्साइटिंग। ऑप्शन सी, आप प्राइमरी। ऑप्शन डी, आप सेकेंडरी। ये सवाल भी प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया सो सवाल है, सोचिए, सोचकर जवाब दीजिए। नॉट सो इम्पोर्टेंट, ऑप्शन बी एक्साइटिंग, ऑप्शन सी आप प्राइमरी, ऑप्शन डी आप सेकेंडरी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी आप प्राइमरी। डियर फ्रेंड्स, ये फैमिली जो होती है, बच्चे का जो घर होता है या फैमिली जो होती है, ख़ानदान जो होता है, वो प्राइमरी रोल प्ले करता है बच्चे की समाजी नशोनुमा के लिए, यानी कि सोशल डेवलपमेंट के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डियर फ्रेंड्स, अब हम साइकोलॉजी से रिलेटेड चंद अहम मालूमात को हासिल करने की कोशिश करेंगे। ईयर 1879, ये ईयर बहुत अहम है, साइकोलॉजी से रिलेटेड ईयर है ये, इस ईयर को आप थोड़ा याद कर लें। 1879 फर्स्ट साइकोलॉजी, क्या हुआ था 1879 में? फर्स्ट साइकोलॉजिकल लेबोरेटरी वाज एस्टैब्लिश्ड बाय विलहेल्म वुंट इन 1879 इन जर्मनी। राइट, लेप्जिग शहर में, जर्मनी में 1879 में विलहेल्म वुंट ने नफ्सियात की पहली तजुर्बेगाह कायम की। हमारा पहला सवाल है, हु इज़ द फादर ऑफ साइकोलॉजी, यानी कि बाबाए नफ्सियात कौन है? आंसर है विलियम वुंट। दोस्तों, बाबाए नफ्सियात, नफ्सियात किससे कहते हैं? तर्ज अमल को, मुताले को नफ्सियात कहते हैं, यानी कि स्टडी ऑफ बिहेवियर। राइट, और इसके फादर हैं, साइकोलॉजी के फादर हैं विलियम वुंट। राइट, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, यानी कि बाबाए तालीम नफ्सियात कौन है? आंसर है एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। डियर स्टूडेंट, इससे पहले का जो सवाल था वो साइकोलॉजी के फादर से मुतालिक था। साइकोलॉजी का फादर पूछा तब उसका आंसर रहेगा विलियम वुंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी का फादर पूछेंगे, यानी कि बाबाए तालीम नफ्सियात कौन है वो पूछेंगे, तब उसका आंसर रहेगा एडवर्ड ली थॉर्नडाइक। नफ्सियात क्या है? तर्ज अमल का मुताला है। तालीमी नफ्सियात क्या है? तालीमी मैदान में, एजुकेशनल फील्ड के अंदर जो मसाइल होते हैं, इनको हल करने के लिए जो नफ्सियात के उसूल और ज़ाब्तों का इस्तेमाल हम करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? तालीमी नफ्सियात कहते हैं। इससे ताल्लुक़ से हमने अपने पिछले वीडियोस में हमने नफ्सियात और तालीमी नफ्सियात के फ़र्क को जाना है। जिन बच्चों ने भी, जिन स्टूडेंट्स ने भी, जिन दोस्तों ने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है, उन तमाम व्यूवर्स से, उन तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो लेसन को देखने से पहले उन वीडियोस को ज़रूर देखें, ताकि ये वीडियो लेसन आपको अच्छी तरीके से समझ में आए। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ।
बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। हमारा अगला सवाल है इनिशियल यूज ऑफ द वर्ड साइकोलॉजी, यानी कि शुरुआत में साइकोलॉजी लफ्ज़ का इस्तेमाल सबसे पहले किसने किया? आंसर है रोडोल्फ गोल्काय, यानी कि 1590 ईस्वी में रोडोल्फ गोल्काय वो पहले इंसान थे जिन्होंने लफ्ज़ साइकोलॉजी का इस्तेमाल किया। राइट, साइकोलॉजी पर जिसको पहले रूह का मुताला कहा जाता था, उसके बाद उसको दिमाग का मुताला कहा जाता था, उसके बाद उसको क्या कहा जाता था? शऊर का मुताला। अब जदीद दौर में उसको क्या कहते हैं? तर्ज अमल का मुताला। यानी कि आज के दौर में साइकोलॉजी का मतलब क्या है? तर्ज अमल का मुताला, यानी कि बिहेवियर, स्टडी ऑफ बिहेवियर। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ स्टडिंग सोल, यानी कि ये किसने कहा कि नफ्सियात जो है रूह का मुताला है? तो आंसर है अरिस्टोटल, प्लेटो, डेकार्टे, यानी कि अरस्तु, प्लेटो और डेकार्टे ये वो लोग हैं जो ये मानते थे कि साइकोलॉजी रूह का मुताला है, यानी कि नफ्सियात जो है रूह का मुताला है। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है हु सेड साइकोलॉजी इज द साइंस ऑफ माइंड? आंसर है पाम्पोनोजी। किसने कहा कि नफ्सियात दिमाग की साइंस है? आंसर है पाम्पोनोजी। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फर्स्ट साइकोलॉजी लॉस्ट इट्स सोल, देन इट्स माइंड एंड नाउ सम सॉर्ट ऑफ बिहेवियर इज लेफ्ट। आंसर है वुडवर्थ, यानी कि नफ्सियात ने सबसे पहले अपनी रूह खोई, फिर दिमाग खोया और अब आखिरकार बर्ताव का मुताला बनकर रह गई, यानी कि तर्ज अमल का मुताला बनकर रह गई। ये किसने कहा? इसका आंसर है वुडवर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये क्वेश्चन आप याद रख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी मदद से आप नफ्सियात को समझ सकते हैं। नफ्सियात की इब्तिदा में नफ्सियात को पहले रूह का मुताला माना जाता था, उसके बाद उसको दिमाग का मुताला कहा जाता था, उसके बाद उसको शऊर का मुताला कहा जाता था। अब जदीद दौर में इसको तर्ज अमल का मुताला कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको ज़रूर याद रखने की कोशिश करें। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। साइकोलॉजी केम फ्रॉम? आंसर है फिलॉसफी ग्रीक, यानी कि नफ्सियात कहाँ से आई? नफ्सियात फिलॉसफी यानी कि फ़लसफ़े से आई। इब्तिदा में साइकोलॉजी फिलॉसफी का ही एक हिस्सा थी, यानी कि नफ्सियात जो है फ़लसफ़े का एक हिस्सा थी, लेकिन बाद में इसको एक अलग मज़मून की शक्ल दी गई। और ये जो साइकोलॉजी है ये यूनान से, यानी कि इसका मुताला सबसे पहले यूनानियों ने किया। नफ्सियात का मुताला सबसे पहले यूनानियों ने किया, यूनानी फ़लसफ़ियों ने शुरू किया, और जो नाम सरफरिस्त है वो प्लूटो का है। इसके शागिर्द अरिस्टो ने इनके फ़िक्र को आगे बढ़ाते हुए बताया कि रूह जानवर का अहम जुज़ है और इसके सभी अमल की बुनियाद रूह है, इसलिए नफ्सियात को एक सदी तक रूहानी साइंस के तौर पर माना जाने लगा। आई बात समझ में? राइट। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। 20वीं सदी की इब्तिदा में किसने नफ्सियात को तर्ज अमल की साइंस तस्लीम किया? आंसर है जेबी वाटसन। जेबी वाटसन नफ्सियात को साइंस ऑफ बिहेवियर तस्लीम करते थे, और या उसको हम यूँ भी कह सकते हैं कि जेबी वाटसन 20वीं सदी की इब्तिदा में जेबी वाटसन ने इसे तर्ज अमल यानी कि नफ्सियात को तर्ज अमल की साइंस यानी कि साइंस ऑफ बिहेवियर तस्लीम किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि बात समझ में आई होगी। तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल के वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और साथ साथ जो दोस्त अहबाब इस चैनल में नए हैं उन तमाम दोस्त अहबाब से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इन वीडियोज़ को ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। Subscribe now and press the bell icon.